आईएईए में ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ईरान का कहना है कि हमारी न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है। यूएस और इजराइल ने कल परमाणु साइट्स पर हमला किया। आईएईए ने मौजूदा जो हालात हैं उस पर चिंता जताई है। और चिंता किस बात की है? चिंता यह है कि जब इस तरह के हमले होते हैं तो रेडिएशन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आईएईए ने परमाणु ठिकानों पर हमारी नजर बनी हुई है, यह भी कहा है और कहा है कि अब रेडिएशन का जो खतरा है वो बना हुआ है लगातार। तो अब देखिए युद्ध के कितने नुकसान जो हैं वो हो सकते हैं। अब आईएईए ने यह दावा कर दिया कि हमारी न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ, ईरान का कहना है। उसके अलावा मौजूदा जो हालात बने हुए हैं वो चिंता का विषय है और रेडिएशन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन उनके पास हम जाएं। मोनिका जरा वॉर रूम से हमारे साथ जुड़े। मोनिका, और क्या अपडेट है आपके पास? तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान सस्टेन कब तक यहां पर करेगा, क्योंकि लगातार जो है दोनों तरफ से वार पलटवार अभी फिलहाल देखा जा रहा है। लेकिन ईरान के पास रेगुलर मिलिट्री पारंपरिक आर्म्ड फोर्स है जो देश की रक्षा करती है। वही इस देश के पास इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी भी है, जिसके मुख्यालय पर कल जो है हमला इजराइल की तरफ से जरूर किया गया था, जिसका सीधा संपर्क ईरान के सुप्रीम लीडर से होता है। और आपको बता दें, खामनेई वो थे जिन्होंने आईआरजीसी का गठन किया था। आतिश का मकसद नेशनल डिफेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी देना है। वही आईआरजीसी का निर्माण इस्लामिक क्रांति और शासन की रक्षा के लिए किया गया था। इस बीच आपको ये भी बता दें कि आतिश को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करना होता है। वहीं आईआरजीसी सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। आतिश में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आते हैं। वहीं आईआरजीसी के पास अपनी अलग एक ग्राउंड, नेवी, एयर ब्रांच और कुछ के जो है कुछ लड़ाके होते हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि आर्टिस्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर पर नजर रखती है। वहीं आईआरजीसी आपको बता दें कि अनकन्वेंशनल और इंटरनल सिक्योरिटी को सीधे तौर पर देखती है। आर्टिस्ट का स्टेट पॉलिटिक्स में लिमिटेड रोल होता है। वहीं आईआरजीसी की बात कर लेते हैं तो ईरान की इकोनॉमी के साथ साथ स्टेट पॉलिटिक्स में भी इसका अहम रोल यहां पर रहता है। और यही वजह है, ये कहा जा रहा है कि अगर उत्तराधिकारी नहीं आता है तो क्या आईआरजीसी अब आगे कंट्रोल ईरान का करेगी। ओवर टू यू पंकज। थैंक यू सो मच मोनिका। अब एयर कॉमोडोर काले, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप जरा ये बताइए कि ईरान जो है अब कई सारे फ्रंट्स पे उसने युद्ध एक तरह से छेड़ दिया है, पीछे हटने को तैयार नहीं। हालांकि इतनी पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो एकजुट हैं, अमेरिका जाहिर बात है उसका दखल है, लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि ईरान पीछे नहीं हट रहा। मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स कल के लिए इकट्ठे किए हैं और आपको विश्वास, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये है कि सबसे ज़्यादा मिसाइल्स एक्चुअली इसराइल पे दागे गए हैं, 200 प्लस और 124 ड्रोन से ज़्यादा। और उसके बाद यूएई 140 मिसाइल्स और 270 ड्रोन के से ज़्यादा। और उसके बाद जो है कतार 66 मिसाइल्स। तो आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न एमर्ज कर रहा है कि कुछ देश जो हैं वो मिसाइल से टारगेटेड हैं, कुछ देश जो हैं वो ड्रोन से भी टारगेटेड हैं और कई जगह पे ये दोनों का मिक्सचर भी चल रहा है। देखिए, ऑब्वियसली ड्रोन मिसाइल्स जो हैं वो हाई स्पीड वेपन्स होते हैं और जो ड्रोन्स हैं वो स्लो स्पीड वेपन्स होते हैं। ड्रोन्स का जो वॉरहेड कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है, तो छोटे टारगेट्स वगैरह वो सब ले सकते हैं। ऐसे टारगेट्स वो ले सकते हैं जो ओपन में हो, जो ज़्यादा डिफेंडेड नहीं हो, जो ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं हो। लेकिन जो मिसाइल्स हैं वो एक्चुअली एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करने की क्षमता भी रखते हैं। लिमिटेड होती है ऑफ कोर्स, बट डिपेंड्स अपॉन द एयर डिफेंस और उसके हिसाब से। तो यस, आपका ये स्टैटिस्टिक एक्चुअली ये कल सुबह तक का, ये आज सुबह तक का स्टैटिस्टिक है। ये स्टैटिस्टिक बेसिकली यही दिखा रहा है कि डेफिनेटली ईरान जो है धीरे धीरे करके अपना एंटे अप कर रहा है। एंड इस समय तक अगर आप मोटा मोटा देखें कि करीब 500 से ज़्यादा मिसाइल्स वो फायर कर चुका है। और जो इनिशियल हमारा असेसमेंट था कि एज टू कितने मिसाइल्स उनके पास हो सकते हैं, सो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1500-1600 किलोमीटर की रेंज के। बिल्कुल। तो कर्नल उत्कर्ष, देखिए अब जो मेजर कंसर्न है, आईएईए जिस तरफ इशारा कर रहा है, यानी ईरान अब उन जगहों को टारगेट कर रहा है, यानी परमाणु रिएक्टर साइट्स को टारगेट कर रहा है जहां से बिजली उत्पन्न होती है। दुबई की भी अगर हम खास तौर पे बात करें तो ये एक मेजर कंसर्न है, यानी बिजली का संकट बड़े पैमाने पर पैदा हो सकता है ऐसे। अगर इस तरीके से अटैक हुआ तो जो परमाणु रिएक्टर साइट्स के है तो वहाँ से रेडिएशन का भी खतरा है, जो कि जिसका शिकायत ईरान भी कर रहा है। हो सकता है उनकी फैसिलिटीज़ में कहीं रेडिएशन हो रहा है और जो 400 किलो यूरेनियम की हम बात कर रहे हैं कहीं वो जखीरा तो नहीं हिट हो गया है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी सिचुएशन अब पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगी, पैनिक हो चुका है और इस पैनिक के साथ से वहाँ से इवैक्यूएशन की अब
समस्याएं आएंगी। जी। आपको मैं बता दूं, जो कल हमारी CCS की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, हाँ। उसमें यही बात हुई थी कि वहाँ से कैसे अगर ज़रूरत पड़े तो कैसे निकाला जाएगा लोगों को। तो एक हम समझ में आ रहा है कि कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के ये घटना, खास करके जो आमकों की लड़ाई है, वो अभी इतनी बड़ी घटना बन के न उभर जाए। बिल्कुल प्रभुदयाल साहब, अब देखिए समझने की जरूरत है भारत के परिप्रेक्ष्य में। मैं जानना चाहूंगा, इतने सारे स्टूडेंट्स अलग अलग देशों में, जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां की, वहां फंसे हुए हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, वो एक मेजर कंसर्न है। प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात भी की है। अब कितनी बड़ी समस्या ये है कि इतने बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन सिटीजन हैं, उन्हें वहां से इवैक्यूएट करवाना, उन्हें भारत वापस लाना। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, 9 मिलियन से ज्यादा हमारे नागरिक वहां पर हैं। कई तो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, उनकी नौकरी है, वो भारत रेमिटेंस भेजते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कुछ सालों के लिए गए, जैसे स्टूडेंट्स हैं। अब उनको कैसे इवैक्यूएट कराया जाए? ईरान में हमारी अच्छी खासी स्टूडेंट कम्युनिटी है और वो अब चाहती है कि वापस लाया जाए, वो युद्ध में नहीं फंसी रहना चाहती। तो कैसे इवैक्यूएट किया जाए जब एयर स्पेस बंद हो गई है, सब फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, लड़ाई छिड़ी हुई है? बहुत ही बड़ी समस्या है। लेकिन इसके अलावा देखिए, बहुत से लोग जैसे दुबई में ट्रांजिट में फंस गए हैं, वो वापस आना रहे थे, अब एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। उनको टेम्पररी शेल्टर्स कहीं अकोमोडेट वगैरह कर दिया है। यूएई की गवर्नमेंट, मैंने सुना है, काफी इसमें सहायता दे रही है। लेकिन फिर भी वो सब चाहते हैं कि जल्दी से आए, लेकिन एयर स्पेस वगैरह क्लोज है, ज्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं। तो इस समस्या को कैसे सुलझाया जाएगा? बिल्कुल सर, इस बीच विदेश मंत्रालय जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री खुद एक एक पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं और तमाम जो दूतावास हैं वहां ये एश्योरेंस दिया गया है कि आप उनके कांटेक्ट में रहें, जितने इंडियन सिटीजन वहां अलग अलग देशों में रह रहे हैं, और पूरी हर संभव मदद की जाएगी, उन तक सहायता पहुंचे, उन्हें कैसे वहां से हटाया जाए, इस बारे में पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो दी जा रही है। इस बीच आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जंग की आग अब खाड़ी तक पहुंचती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो ये तस्दीक कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ईरान के शाहिद ड्रोन ने दुबई को निशाना बनाया। दुबई, जिसे दुनिया का सबसे सेफ टैक्स हेवन कहा जाता था, आज धुएं और धमाकों की खबरों से घिरा हुआ है। Oh my God. आग की लपटों से घिरा चमचमाता शहर। ईरान अमेरिका जंग का यूएई पर असर। ईरान का हमला, दुबई में दहशत। ईरान के हमलों की गूंज दुनिया का टैक्स हेवन माने जाने वाले चमचमाते शहर दुबई में सुनाई दे रही है। दुबई एयरपोर्ट पर किस तरह अफरा तफरी मची है, इन तस्वीरों में देखिए। सायरन की तेज आवाज के बाद दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद सभी कर्मचारी और अधिकारी पार्किंग में छिपते दिखे। दुबई में यह दहशत ईरान के उन हमलों को लेकर है जिसकी वजह से दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। ईरान की ओर से खाड़ी देशों में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया। ईरान के हमले में दुबई एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ। सभी फ्लाइट्स बंद हैं, दुनिया भर के यात्री फंसे हुए हैं और एयरपोर्ट पर हमले की इन तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। The last few hours have been extremely tense. We could hear the sounds of interceptions overhead, and a few hours later there was explosion very close to where we were holed up at Dubai airport. My coach was barely about 100 meters away where it happened, and had to quickly move out of the area. Experiencing something like this in such close quarters is truly it truly shakes the very foundation you're built on, and you never expect these things to happen to you or anyone close to you, but sometimes situations are beyond your control. Currently we are safe now and have been moved to a more secure place.
दुबई पर ईरान के हमले की वजह से वहां फंसे भारतीय भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जंग स्टार्ट हो गई है, रिसेंटली सुबह से यहाँ एयर स्ट्राइक्स हो रही है। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री से कि हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभी एयर स्पेस भी बंद हो चुकी है और हम कोई स्टूडेंट अभी यहाँ से निकल भी नहीं सकता है। रिसेंट गाइडलाइंस जो कि एम्बेसी की तरफ से आई हैं कंट्री लीव करने की, इस मसले को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद कीजिए ताकि हमारे एग्जाम्स और क्लास पोस्टपोन हो सके और हम कंट्री सेफली एग्जिट कर सकें। सोशल मीडिया हैंडल्स पर किए जा रहे दावों के मुताबिक ईरान की शाहिद ड्रोन ने दुबई को निशाना बनाया। पर्यटन स्थल पाम जुमेराह में भी भीषण हमले की खबर है। ये मानव निर्मित द्वीप लग्जरी होटल्स और रिहायशी टावरों के लिए मशहूर है। एक इमारत में विस्फोट के बाद रिस्पांस टीमें एक्टिव हो गईं। पाम जुमेराह के एक होटल के पास धमाके के बाद डाउनटाउन और मरीना इलाके में कई जगहों पर धुएं के गुबार देखे गए। ईरान के हमले में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि हालात पर काबू पा लिया गया। तनाव के बीच यूएई ने एहतियातन अबू धाबी सिक्योरिटी एक्सचेंज और दुबई फाइनेंशियल मार्केट को 2 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। वहीं दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी सुरक्षा कारणों से खाली करा लिया गया। Oh my God.